संस्कृति आईएएस के 1 लाख सब्सक्राइबर्स का परिवार पूरा होने पर आप सभी को बेहद बधाई। आपके प्यार और सहयोग के लिए मेरी टीम की तरफ से थैंक यू सो मच। ये बस एक शुरुआत है और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी, कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों को पाना है। कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों को पाना है। अभी सफ़र बस शुरू हुआ है, हमें बहुत दूर तक साथ चलना है। मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ और एक बार फिर से खुशी के साथ, प्यार के साथ थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टारगेट प्रीलिम्स बेस्ड ऑन करंट अफेयर। इस प्रोग्राम के तहत 5 टॉपिक पर हम डिस्कशन करते हैं और साथ ही 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। मैं वीडियो स्टार्ट करूँ इससे पहले एक सूचना है आपके लिए, उसे भी देख लेते हैं। संस्कृति आईएएस की ओर से फाउंडेशन बैच देखिए स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि 20 जून से आरंभ होगा। क्लासेस की जो टाइमिंग रहेंगी वो शाम को 6:30 बजे से रहेंगी। इस बैच के बारे में अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो का। पहला टॉपिक देखते हैं, रेड कॉर्नर नोटिस। अभी देखिए न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि जो सिद्धू मूसेवाला है, उनका जो मर्डर केस हुआ है, उसके तहत देखिए रेड कॉर्नर नोटिस जो है जारी किया गया है। तो जो एक दुखद न्यूज़ है अपने आप में, वो तो अलग मुद्दा हो जाता है। यहाँ पर हमारे लिए रेड कॉर्नर नोटिस क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है, इसको समझना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। रेड कॉर्नर नोटिस को जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें दरअसल रेड नोटिस कहा जाता है, ठीक है। और रेड कॉर्नर नोटिस एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने, इस कीवर्ड पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, करने का एक क्या है, अनुरोध है, जिसे किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है। देखिए लोग अपराध करते हैं और फिर वो उस देश के लॉ से बचने के लिए किसी दूसरे देश में भाग जाते हैं, फिर उनको ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एक रेड कॉर्नर नोटिस देखिए जारी कर दिया जाता है, जो बेसिकली पूरे वर्ल्ड में जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं इंटरपोल के, उनको अलर्ट कर देता है, उनको सूचना दे देता है कि इस तरह का एक अपराधी व्यक्ति बाहर है, उसको आपने जो है पहचानना है और पकड़ना है। और ये अस्थायी रूप से गिरफ्तारी होती है, राइट। तो देखिए आगे समझते हैं। सिर्फ रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति दोषी है। देखिए अभी उसको जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके अंदर अपराधी नहीं ठहराया गया है, केवल हमें शक और शुबा है, और क्योंकि वो भाग गया है तो हम उसको बस पकड़ के लेके आ रहे हैं। पूरा जो उसके ऊपर एक मुकदमा चलेगा वो भी बाकी है। तो अगर किसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो गया है तो वो दोषी ही है, ये देखिए साबित नहीं होता। ध्यान रखिएगा, ये दुनिया भर के देशों को उस व्यक्ति के अपराध से अवगत कराता है, साथ में अलर्ट भी कर देता है। इंटरपोल के सदस्य देश ही, मैंने आपको बताया ना, केवल मेंबर कंट्रीज ही वांछित अपराधी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए कह सकते हैं। यानी कि मेंबर कंट्रीज ये नोटिस जारी नहीं करते, वो इंटरपोल से रिक्वेस्ट करते हैं, वो कुछ फैक्ट्स को चेक करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि देश की जो रिक्वेस्ट है वो सही है तो इंटरपोल के द्वारा इस नोटिस को जारी कर दिया जाता है, राइट। रेड नोटिस के अनुरोध की जांच इंटरपोल की एक विशेष टास्क फोर्स द्वारा की जाती है, ताकि ये सुनिश्चित हो कि ये उनके नियमों के अनुरूप है या फिर नहीं है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, केवल रेड कॉर्नर नोटिस ही इंटरपोल जारी नहीं करता, बल्कि कुछ और नोटिस भी हैं जिनकी संख्या है 8, और इन 8 नोटिस के जो कलर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक बात। उसके बाद अब देखिए जो ये क्वेश्चन है, इसको अगर आपने समझ लिया तो जो रेड कॉर्नर नोटिस है उसके बारे में आप चीज़ों को अच्छे से समझ जाएंगे। इट्स नॉट अ वेरी लेंथी टॉपिक, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अगर होगी तो इसके बारे में आप चीज़ों को समझ जाएंगे। तो आइए एक एक करके स्टेटमेंट को देखते हैं, समझने का भी प्रयास करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपको मेरे साथ विचार करना है। पहला कह रहा है रेड नोटिस एक अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट है, ठीक है, चेक करते हैं है कि नहीं है। दूसरा कह रहा है वर्तमान में लगभग
कुल आप मान के चलिए लगभग 70,000 वैध ऋण नोटिस हैं, जिनमें से सभी सार्वजनिक हैं। सारे के सारे जो नोटिस हैं वो पब्लिक है, राइट, ठीक है। फिर कह रहा है ऋण नोटिस तभी प्रकाशित किया जा सकता है जब संबंधित अपराध एक गंभीर सामान्य कानून अपराध हो। ठीक बात है, ये भी सोचते हैं। फिर कह रहा है इंटरपोल किसी भी देश में, क्या कह रहा है, किसी भी देश में जो कानून प्रवर्तन अधिकारी होते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए बाध्य कर सकता है जो ऋण नोटिस का विषय हो। अब हमने जो कॉन्सेप्ट समझी है उससे इन स्टेटमेंट्स को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। पहला ये गिरफ्तारी वारंट है। अब याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि देखिए ज़रूरी नहीं है जिसके खिलाफ नोटिस जारी हो गया वो दोषी ही है। दूसरा, ये भी एक कोई वारंट नहीं है, बस क्या है, एक अलर्ट कर दिया गया है लोगों को कि अगर इस तरह का कोई व्यक्ति दिखाई दे तो आप हमें सूचना दें, उसको आप पकड़ के भी रख सकते हैं, बाद में फिर देखेंगे कैसे उसको हमारे देश में लेके आना है। तो इट्स नॉट, आपका कह सकते हैं ये कोई गिरफ्तारी का वारंट नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट क्या है आपकी, गलत हो जाती है, क्योंकि गिरफ्तारी का वारंट एक अलग चीज़ हो जाती है। ठीक बात। फिर क्या कह रहा है, कुछ इतने लगभग 70,000 नोटिस है, सभी सार्वजनिक है। पहली बात तो सभी वर्ड अपने आप में एक एक्सट्रीम है। दूसरा, सारे ऋण नोटिस पब्लिक ही होंगे, ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। एक बार पढ़ने पे लगता है कि हाँ भाई नोटिस है, लोगों को ढूंढना है तो पब्लिक ही होगा ताकि सबको पता चल जाए, लेकिन नहीं, बहुत कम ही पब्लिक होते हैं जिनके बारे में आम जनता को भी थोड़ा सूचित करने की ज़रूरत होती है। मोस्टली जो होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, और जो इंटरपोल, उसकी जो मेंबर कंट्रीज़ के अंदर जो पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं या जो भी कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ हैं उस कंट्री में, इन्हीं के बीच में इंफॉर्मेशन बस शेयर होती है। तो ये स्टेटमेंट देखिए गलत हो जाता है। तो इसी तरह की स्टेटमेंट में ट्रैप करने की आपको कोशिश की जाती है, क्योंकि लगता है कोई चीज नोटिस के रूप में अगर है तो वो पब्लिक ही होगी, है ना, बट नहीं है। फिर क्या कह रहा है कि तभी प्रकाशित कर सकते हैं जब अपराध गंभीर सामान्य अपराध हो। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए जब गंभीर अपराध हुआ हो कोई, तभी इस तरह की प्रक्रिया चलती है। अगर कोई सांस्कृतिक चीजों से संबंधित अपराध है, कुछ पर्सनल कानूनों के तहत अपराध हुआ है, अगर कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें हैं जिनकी कई बार डेफिनेशन भी मैच नहीं करती दूसरी कंट्रियों में कि वो क्राइम है या नहीं है, तो उनके खिलाफ ये जारी नहीं होता। कुछ ग्रेव टाइप के क्राइम्स अगर हुए हैं, जैसे रेप है, मर्डर है, किडनैपिंग है, तो ही देखिए ये लागू होते हैं, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद ये कह रहा है कि इंटरपोल किसी भी देश में कानून प्रवर्तन अधिकारियों को बाध्य कर सकता है। तो देखिए ये एक नोटिस है, एक सूचना आपने दे दी, भाई कोई दिख जाए तो ज़रा हमें बता देना, राइट। लेकिन कोई मैंडेटरली आपको फोर्स करे कि नहीं जाओ पकड़ के लेके आओ, ऐसा इंटरपोल नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। तो देखिए हमने सिर्फ 2 स्लाइड पढ़ी, लेकिन उससे हमने कितनी चीज़ों का डेराइव कर लिया। तो इसी तरह सिर्फ काम की ही चीज़ें अगर आप पढ़ेंगे तो कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाएंगे, और यही हमारा मोटो भी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 स्टेटमेंट थी, हमारी 1, 2 और 4 जो है गलत है। तो देखिए यानी कि ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, और केवल 3 ठीक है। तो डी हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, राइट। ये आप समझ गए। जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो देखते हैं। 14वीं असम राइनो जनगणना हुई है। देखिए द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल आया था कि जो मानस नेशनल पार्क के राइनोज हैं उनको ट्रांसलोकेशन सपोर्ट की ज़रूरत है, और ऐसा जो लेटेस्ट सेंसस हुआ है उसने बताया है, और ये हमारा 14th असम राइनो एस्टिमेशन सेंसस जो है हुआ है, राइट। तो इसकी वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। तो देखिए 14वीं ये क्या कह सकते हैं, जनगणना एक तरीके से हुई, कहाँ हुई, मानस नेशनल पार्क में। और मानस नेशनल पार्क के बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, जो भूटान है उसके साथ ये सीमा को किसी हद तक साझा करता है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। जो एक सींग वाले गैंडे हैं, बताया गया है कि उनके अंदर उच्च जीवन प्रत्याशा भी है और जनसंख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि भी होने की उम्मीद है। लेकिन साथ ही जनगणना में ये कहा गया, देखिए जो राइनोज होते हैं ना, उसकी जो मेल होता है उसको बुल, और जो फीमेल होती है उसको काऊ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको अलग लगेगा बट ऐसा है। और फिर जो उनके आप कह सकते हैं चाइल्ड होते हैं उनको काल्फ यानी कि बछड़ों के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे ये कहा गया जनगणना में कि बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, बट जो काल्फ है उनके बछड़े हैं वो एक्चुअली जनसंख्या में कम हैं, और साथ में जो सब अडल्ट होते हैं वो भी कम है, तो उनको यहाँ पे ट्रांसलोकेट करने की ज़रूरत है। ठीक, तो ये जस्ट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, नोट सो इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ें देखिए ज़रूरी है। तो मानस जो हमारा ये नेशनल पार्क है, ये एक तो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, एक क्या है टाइगर रिजर्व है,
राइट। और 1990 से पहले लगभग 100 गैंडे यहाँ पे निवासी करते थे, लेकिन इस पर्टिकुलर प्लेस पे देखिए इथनो पॉलिटिकल जो आपके संघर्ष चल रहे हैं, यानी कि राजनीतिक जातीय जो संघर्ष चल रहे हैं, उसकी वजह से राइनोस को बहुत हानि हुई है। भाई झगड़ा तो इंसानों के बीच में चल रहा है, एक बेचारे पशु को इसमें क्यों लेके आया जा रहा है, उसको क्या हानि हो सकती है। तो देखिए जो उग्रवादी लोग थे उन्होंने हथियारों को खरीदने के लिए जो राइनो के सींग होता है, ठीक है, उसको बेचना बहुत ज़्यादा पैमाने पर किया और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मृत्यु वहाँ पर जो है गैंडों की हुई है, ठीक है। तो क्या है, जो गैंडे के सींग है उनका गैर कानूनी व्यापार बड़े पैमाने पर हुआ है। इसके बाद देखिए एक भारतीय राइनो विजन 2020 आया, जिसके तहत एक गैंडा प्रजनन कार्यक्रम 2006 में ही शुरू कर दिया गया था। और इसमें जो काजीरंगा उद्यान और पवितारा वन्य जीव अभ्यारण्य था, वहाँ से गैंडों का ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण शामिल था। देखिए जो काजीरंगा है और पवितारा है, यहाँ पे राइनो की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई थी, इतनी कि इस पर्टिकुलर एरिया में उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रखा था। तो एक प्रोग्राम देखिए गवर्नमेंट लेके आई 2006 में, जिसमें एक तो गैंडों की आबादी को मल्टीप्लाई करना था, यानी कि आबादी को बढ़ाना था, और दूसरा क्या करना था, दूसरा जहां पे गैंडों की जनसंख्या ज्यादा हो गई थी वहां से दूसरे नेशनल पार्क में जहां पे कम थी वहां ट्रांसफर करना था, राइट, समझ गए। उसके बाद देखिए जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ का जो प्राधिकरण है उसने जो पार्क से सटे हुए हाईवे है वहाँ पे स्पीड की भी लिमिट कर दी है। कितनी कर दी है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी है, ठीक है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हिंदू के एडिटोरियल पे, हिंदू के आर्टिकल में जो है दी गई थी, राइट। अब ये देखते हैं कि इंडियन राइनो विजन क्या है, जो अलग से आपके लिए लेके आई हूँ। ये देख सकते हैं एक बड़ी आप कह सकते हैं वैभवशील सी पिक्चर है इंडियन राइनो की। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि 2020 तक असम में स्थित जो 7 प्रोटेक्टेड एरिया थे उनमें एक सींग वाले गैंडों की संख्या को बढ़ाकर कम से कम 3000 करने का एक महत्वाकांक्षी प्रयास था। वो 7 प्रोटेक्टेड एरिया कौन कौन से थे, तो काजीरंगा, पोबितारा, ओरांग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, लोखोवा, बुरोचोरी, ठीक है, उसके बाद डिग्रू शेखावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। थोड़ा सा इनके नाम के बारे में आपको पता हो। इसके तहत जो है काजीरंगा जो नेशनल पार्क था, वहाँ पे जो सघन गैंडों की आबादी वाले क्षेत्र थे, उससे मानस नेशनल पार्क जहाँ पर आबादी कम है वहाँ पे गैंडों का स्थानांतरण करना था। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक बात। फिर ये देखिए जो ये राइनो वाला प्रोग्राम चल रहा है, ये बहुत सारे लोग मिलकर प्रोग्राम चला रहे हैं। तो एक बार आइडिया हो, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इन 2 पर्टिकुलर संस्थाओं के द्वारा इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राइनो फाउंडेशन है, असम वन विभाग भी है, एक इसको ध्यान रख लीजिएगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जो है, ठीक है। फिर वर्ल्ड वाइड फंड जो इंडिया का है, यूएस का फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस है, इसके अलावा कुछ और संगठन भी है, ठीक है। तो बोडोलैंड वाला थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो इतना आप समझ गए। अब आइए देखते हैं इस पर एक क्वेश्चन में भी मैंने कुछ वो स्टेटमेंट्स रखी हैं जो मैंने आपको नहीं पढ़ाई हैं, ताकि एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिल सके, राइट। तो देखिए कुछ कथन पर आपको विचार करना है। कह रहा है जो सुमात्रा, जावन और काले गैंडे हैं उनको IUCN के द्वारा क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जबकि जो सफ़ेद गैंडा है उसको खतरे के करीब यानी कि नियर थ्रेटेंड जो है आप कह सकते सूचित किया गया है। जबकि जो एक सींग वाला गैंडा है जो कि भारत में मिलता है उसको देखिए वल्नरेबल इन वाइल्ड जो है बोला गया है, ठीक बात। तो समझते हैं। फिर कह रहा है सफ़ेद गैंडे सभी गैंडों में सबसे छोटे होते हैं, लेकिन स्टिल उनका जो वजन है वो 600 किलोग्राम तक हो सकता है। वहीं दूसरी ओर जो सुमात्रा वाले हैं वो प्रजातियों में सबसे बड़े होते हैं, वजन इनका 350 किलोग्राम तक हो सकता है। फिर कह रहा है काला और जो सफ़ेद रंग का राइनो है उनका जो कलर है तो क्रमशः कैसा है, काला और ग्रे कलर का होता है। आइए एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो IUCN का स्टेटस दिया गया है ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। देखिए 5 स्पीसीज जो है हमारे यहाँ राइनो की टोटल मतलब वर्ल्ड में मिलती है, ठीक है। उन 5 में से देखिए कौन कौन सी है, तो सुमात्रा है, जावन है, ब्लैक वाला है, उसके बाद व्हाइट है और फिर जो हमारा एक सींग वाला है, टोटल ये स्पीसीज है।
इनमें से जो ये सुमात्रा, जावन और काले गैंडे हैं, दरअसल ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है सफेद गैंडे सबसे छोटे और सुमात्रा जो है सबसे बड़े होते हैं। ये फैक्ट आपस में स्वाइप कर दिए गए हैं। दरअसल जो हमारे सुमात्रा गैंडे होते हैं वो छोटे होते हैं, जो व्हाइट वाले गैंडे हैं वो बड़े होते हैं। ठीक बात, तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, गलत हो जाएगी। इसके बाद कह रहा है काले और सफेद का कलर। देखिए जो ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो नाम है ना, ये बहुत भ्रमित करने वाला नाम है, क्योंकि एक्चुअल में दोनों का रंग ग्रे होता है। काला वाला भी ग्रे होता है, व्हाइट वाला भी ग्रे होता है, उनका बस नाम पड़ गया है वैसा। तो ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो वर्ल्ड वाइड फंड वाली वेबसाइट है वहाँ पर दिया हुआ था, वहाँ से मैंने एक स्टेटमेंट निकाला है आपके लिए। तो ये वाला स्टेटमेंट भी इंटरेस्टिंग सा है और गलत है, क्योंकि चाहे ब्लैक हो या व्हाइट हो, दोनों ही ग्रे कलर के होते हैं। ठीक बात। अब हमारा क्या है, आप देखिए जो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, पहला हमारा क्या है, सही है। तो देखिए इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो बी है केवल एक, वो आंसर हो जाएगा, राइट। इसके बाद देखते हैं अपना थर्ड टॉपिक, स्पेशल 301 रिपोर्ट। ये देखिए अभी जस्ट तो नहीं आई थी, करीब 1 महीने पहले आई थी, बट इसको लेकर द हिंदू के अंदर एक एडिटोरियल दिया गया था जो कि पढ़ने लायक एडिटोरियल था। उसके अंदर जितनी भी काम की चीज़ें थी वो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। ठीक है, क्या था, द इंडियन पेटेंट रेज्यूमे एंड इट्स क्लैश विद द यूएस नॉर्म्स, जिसमें स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में बात की गई थी, राइट। तो देखिए ये जो रिपोर्ट है इसके अंतर्गत जो अमेरिका है उसके जो व्यापारिक भागीदार देश है जिनके साथ वो ट्रेड करता है, उनके यहाँ जो बौद्धिक संपदा की रक्षा परिवर्तन संबंधी कानून है उनके ट्रैक रिकॉर्ड पर आकलन करता है। देखिए ये बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होते हैं, अगर आप मेरी वीडियोस लगातार फॉलो कर रहे हैं तो यू मस्ट नो इट, बट आप नए हैं तो मैं बता देती हूँ कि देखिए जब भी आपने कोई नई खोज की होती है किसी वस्तु की, किसी प्रोसेस की, तो उस चीज़ पर आपका अधिकार होता है, क्योंकि आपने मेहनत की है, पैसा लगाया है, कोई नई इन्वेंशन आपने की है, राइट। तो उस चीज़ पर आपके अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उस पर्टिकुलर वस्तु पे आपको बौद्धिक संपदा अधिकार दे दिए जाते हैं, और उस चीज़ का इस्तेमाल कोई भी बिना आपके परमिशन के नहीं कर सकता। ठीक बात है। तो अमेरिका क्या है, कंपनीज काफ़ी सारा पैसा लगाती है रिसर्च वगैरह करने पर, तो वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड जो है उन कंपनीज के साथ एक तरीके से रहते हैं कि उनकी इन्वेंशंस वगैरह जो डेवलपिंग कंट्रीज वाले देश हैं वो अपने यहाँ ऐसे ही ना प्रोड्यूस कर दें। ठीक है, परमिशन लें, परमिशन मतलब पैसा दें, उसके बदले लाइसेंस लें, और लाइसेंस मिल के है तो वो मिलेगा। तो बेसिकली इसी वजह से IPR वगैरह की जो ये सारे राइट्स हैं इनको लेकर अमेरिका वगैरह काफ़ी चिंतित रहता है, और इंडिया जैसी कंट्रीज़ को लगातार वो अपनी वॉच लिस्ट में रखते हैं। समझ गए, बेसिक्स ये आपकी बात थी। तो देखिए कौन रिपोर्ट निकालता है, तो नाम सबसे पहले याद हो, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, ये देखिए निकालते हैं, और इन्होंने भारत को बौद्धिक संपदा अधिकारों के कथित उल्लंघन के लिए, कथित उल्लंघन, भाई उनके पास प्रूफ कोई है हमें नहीं पता, बट वो हमेशा कहते हैं, उन्होंने प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में देखिए भारत को रखा है। पिछले महीने जो उन्होंने रिपोर्ट जारी की इसमें उन्होंने ये कहा जहाँ तक IP सुरक्षा और प्रवर्तन का संबंध है तो भारत सबसे चुनौतीपूर्ण प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, यानी कि इंडिया उनके लिए चैलेंजिंग कंट्री है, राइट। इसके अलावा देखिए भारत के अलावा जो चीन, रूस और 4 अन्य देश है उनको भी उन्होंने अपनी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट के अंदर ही रखा है। ठीक है, यानी कि इन देशों को बहुत ही ज़्यादा ऊपर जो है रख के बहुत प्रायोरिटी के साथ लगातार वॉच आउट करने की ज़रूरत है कि ये कहीं हमारी कंपनीज के IPR हितों को तो नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं। ठीक बात है, ये आप समझ गए। अब देखिए अगर भारत के यहाँ पेटेंट जो है राइट्स वो क्या है, कैसे हैं, उसको समझते हैं। तो ये सारे के सारे भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के द्वारा गवर्न होते हैं। हमारे यहाँ मतलब एक एक्ट है, एक कानून है। ठीक बात है। भारत ने 1 जनवरी 1995 को जब विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता तो ले ही ली थी, उसके बाद जो ट्रिप्स समझौता होता है जिसको बोलते हैं व्यापार से संबंधित पहलुओं के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार, शॉर्ट फॉर्म में ट्रिप्स समझौता, इसमें भी देखिए भारत जो है शामिल हो गया था। इसके अलावा पेटेंट से संबंधित जो डिफरेंट कन्वेंशंस हैं, जैसे अगर आप देखें बर्न कन्वेंशन जो कॉपीराइट को रेगुलेट करता है, फिर बुडापेस्ट कन्वेंशन जो औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण से संबंधित है, इसके अलावा पेरिस कन्वेंशन और पेटेंट सहयोग संधि, इन सब का जो है भारत सिग्नेचरी है। अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं तो एक स्टेटमेंट मैंने क्वेश्चन में दी थी कि जो भारत वो बर्न कन्वेंशन का सदस्य नहीं है, इसलिए वो स्टेटमेंट गलत थी क्योंकि भारत तो सदस्य है। तो इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो मतलब भारत बहुत सारी कन्वेंशंस का एक हस्ताक्षर
हस्ताक्षरकर्ता देश भी है और हमारे यहाँ अपना एक पर्सनल कानून भी है जो आईपी से संबंधित राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक बात, बेसिक नॉलेज। अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल भारतीय पेटेंट अधिनियम, मूल का मतलब क्या है, जो वो ओरिजिनली सबसे पहले जो है पास किया गया होगा, उसके बाद तो उसमें अमेंडमेंट्स होते रहे। ठीक बात है। तो जो मूल भारतीय पेटेंट अधिनियम है उसमें दवा के जो उत्पाद होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट जो होते हैं, उनको पेटेंट संरक्षण प्रदान नहीं किया था। ठीक बात है। दूसरा कह रहा है कि जो धारा 3D है इस पेटेंट अधिनियम की, उसमें वो आविष्कार जो पेटेंट के संरक्षण के योग्य नहीं है उनको शामिल किया गया है। ये पेटेंट्स की एवरग्रीनिंग को रोकता है। अब इन स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट हमें पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये है, भारत में देखिए जो दवाइयों की जेनरिक दवाइयों की इंडस्ट्री है वो काफ़ी अच्छा खासा काम कर रही है। मतलब जो पेटेंटेड मेडिसिन होते हैं हम उनके जेनरिक वर्जन अपने यहाँ बनाते हैं और फिर सस्ता जो है उन लोगों को देते हैं। ऐसे बहुत सारे कारणों की वजह से जब शुरुआत में पेटेंट अधिनियम भारत में लागू किया गया था, पारित हुआ था, तो उसमें फार्मास्यूटिकल्स के पेटेंट का राइट संरक्षित नहीं किया गया था। ये तो बाद में जब भारत ने कुछ समझौतों को हस्ताक्षरित किया तब जाके उन्होंने फार्मास्यूटिकल्स को भी पेटेंट प्रोटेक्टेड वाली कैटेगरी में डाल दिया। तो यहाँ पे इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। ठीक बात है, इसको ध्यान रखिएगा। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमें लगता है यार दवाइयों का पेटेंट तो दिया ही होगा, लेकिन नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि हमारे जेनरिक दवाइयों की एक अच्छी खासी इंडस्ट्री है और गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसी जनसंख्या है जिसको टीके दवाइयाँ बहुत सस्ती कीमतों पर उपलब्ध हम लोग कराते हैं। ठीक बात। दूसरा कह रहा है धारा 3D। धारा 3D के अंदर देखिए वो चीज़ें बताई गई हैं, वो अपवाद बताए गए हैं जिनको भारत में पेटेंट सुरक्षित नहीं माना जाएगा। अब ये क्या कहता है कि मान लीजिए पहले से ये ज्ञात कोई पदार्थ था, अगर उसमें आपने कुछ थोड़ा बहुत नया कर दिया और फिर आप कहें कि मुझे इसका पेटेंट कराना है, ये भारत में नहीं होगा। भारत किसी भी ज्ञात पदार्थ के पेटेंट को तब तक मान्यता नहीं देता जब तक उसमें कुछ मूलभूत परिवर्तन, कुछ एकदम अलग ही आपने ना कर दिया। और इसकी वजह से पेटेंट की एवरग्रीनिंग को सदा बाहर किसी पेटेंट को जो है ये रोकता है। मान लीजिए अमेरिका की कोई बड़ी कंपनी थी, उन्होंने कोई दवाई बनाई, उस दवाई का पेटेंट 20 साल में मान लीजिए खत्म होने वाला था फॉर एग्जाम्पल। तो जब 20 साल बाद वो खत्म होने वाला होगा तो इंडिया की जो जेनरिक दवाई वाली कंपनी है वो उसको बना पाएंगी और भारत में जो सस्ती दवाई बेच पाएंगी। लेकिन मान लीजिए अमेरिका की कंपनी उसी फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज करके कहे कि हमने फिर से एक नई इन्वेंशन कर दी है, हम फिर से पेटेंट करा रहे हैं और फिर अगले 20 सालों तक कोई इसको उत्पादित नहीं कर पाएगा, तो ये तो एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट हो गया। आप हर बार इसकी अवधि बढ़ा लेते हो। तो इस चीज़ को भारत में रोका गया है और ये हुआ है 3D के अंतर्गत। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल ठीक है, सही बात है। दोनों कॉन्सेप्ट थी, इसीलिए मैं आपके लिए लेके आई थी। जो मैंने आपको कंटेंट में पढ़ाया वही मैं क्वेश्चन में भी हर बार रिपीट कर दूं तो आप नया क्या जानेंगे, है ना। तो इसीलिए नई चीजें समझेंगे। तो कह रहा है कौन से सही हैं, आप देखिए दोनों ही सही है, तो सी हमारा जो है 1 और 2 आंसर हो जाएगा। ठीक बात। अब चलते हैं अपने 4th टॉपिक की तरफ। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 ये हाल ही में रिलीज हुई है। इसमें कुछ हमारे यहाँ के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग अच्छी हुई है, कुछ की रैंकिंग गिरी है, जिनके नाम सुनेंगे तो आप समझ ही जाएंगे। ठीक है, तो आइए इस रैंकिंग के बारे में समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ था, जो IISc बैंगलोर है उसने टॉप किया है इंडियन यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, ये एक आर्टिकल था। तो देखिए लंदन स्थित एक वैश्विक उच्च शिक्षा, क्या नाम है, क्वाकरेली साइमंड्स, राइट, अजीब सा नाम है क्वाकरेली साइमंड्स, इसीलिए इसको QS भी बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने दुनिया की सबसे अधिक जो परामर्शी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रैंकिंग का 19वां संस्करण जो है जारी किया है। यानी कि रैंकिंग का कौन सा एडिशन है, 19वां है, ध्यान रखिएगा। तो जो ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग थी उसमें 8 प्रमुख रैंकिंग संकेतकों के आधार पर करीब 900 यूनिवर्सिटीज हैं जिनको रैंक दी है। नोट सो इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये याद नहीं करना, बस ये बताओ रैंकिंग में जो फर्स्ट पोजीशन पे आया है वो यूएस का जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, ये आया है MIT। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम का कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय आया है एंड देन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएस का स्थान था। भारत की बात करें तो देखिए 12 विश्वविद्यालयों की स्थिति में क्या है, सुधार आया है।
जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु है उसको इंडिया की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ, साउथ एशिया की बात करें तो एक उभरते हुए संस्थान का खिताब प्राप्त हुआ है, और अगर पूरी रैंकिंग की बात करें तो 155वें नंबर पर ये आया है। यानी कि इंडिया के सारे विश्वविद्यालयों में इसने टॉप किया है, साउथ एरिया में एक एमर्जिंग यूनिवर्सिटी के रूप में सामने आया है, और ओवरऑल रैंक में 155 इसकी जो है पोजीशन है, राइट, इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए आईआईटी बॉम्बे दूसरे पर और आईआईटी दिल्ली तीसरे स्थान पर, नेशनल की मैं बात कर रही हूँ। और इस साल 7 नए ऐसे यूनिवर्सिटीज़ थे जिनको इस लिस्ट में जो है जगह मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो 10 रैंक वाले इंस्टीट्यूट्स थे उनके नाम मैंने आपको दिए हुए हैं, और साथ में उनकी पूरी ओवरऑल वर्ल्ड में क्या रैंकिंग थी वो भी जो है दी गई है, ठीक बात। फिर कह रहा है रैंकिंग में दिल्ली में स्थित जो देश की 3 प्रमुख सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि न्यूज़पेपर में बहुत छाई रहती है, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया, इनकी रैंकिंग में देखिए गिरावट आई है। अगर आप पढ़ाई के अलावा ज़्यादा चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो हो सकता है ये हो जाए। खैर, इसके बाद देखिए कुछ 6 पैरामीटर इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। अकादमिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा, संकाय छात्र अनुपात, प्रति संकाय उद्धरण, अंतर्राष्ट्रीय संकाय अनुपात और अंतर्राष्ट्रीय छात्र अनुपात, इन कुछ पैरामीटर्स के ऊपर देखिए इंस्टीट्यूट्स को क्या है रैंकिंग दी गई है। यहाँ पर टॉप 3 जिनके नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए गए हैं वो दिया गया है। अब इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। आइए एक एक करके स्टेटमेंट को समझते हैं। जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 है उसमें भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या पिछले साल के मुकाबले बढ़ी है, ठीक है, ये है। दूसरा क्या कह रहा है, पिछले साल यानी कि क्यूएस 2022 की रैंकिंग में जो आईआईएससी था वो भारतीय विश्वविद्यालयों में सबसे टॉप पे था, लेकिन इस साल आईआईटी बॉम्बे ने टॉप स्थान हासिल जो है किया है, ठीक बात है। तो देखिए आईआईटी बॉम्बे ने टॉप स्थान हासिल किया है, नहीं, हमने क्या पढ़ा, आईआईएससी बेंगलुरु ने जो स्थान हासिल किया है, तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या में पिछले साल के मुकाबले बढ़ी है, ये क्या है, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 7 नए विश्वविद्यालय ऐड हुए हैं, ये हमने पढ़ा, ठीक बात है। तो यहाँ से पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो देखिए दूसरा हमारा जो है सही नहीं है, तो इसका मतलब केवल बी, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए इसके बाद देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक, ठीक है, क्या है, बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022। अभी देखिए हाल ही में जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने ये जो बायोटेक एक्सपो थी न्यू दिल्ली में प्रगति मैदान में, इसमें देखिए अपनी एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी स्टेट किए। उन्होंने इंडिया का जो बायोटेक सेक्टर है उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई, और इस चीज़ को बेस रखते हुए 2 बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे, ठीक बात है। तो आइए देखते हैं। तो दिल्ली में देश का पहला बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन हुआ है। इसका आयोजन कौन कर रहा है, तो जो हमारा डीबीटी है, जो हमारा जैव प्रौद्योगिकी उद्यान अनुसंधान सहायता परिषद है ना, और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंदर आता है, इनकी ओर से ये किया गया था, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। मोदी जी ने ये कहा है कि जो भारत की जैव अर्थव्यवस्था है वो 8 वर्षों में 8 गुना बढ़ी है। जहां ये 10 अरब डॉलर थी वहीं ये 80 अरब डॉलर पर पहुंच गई है, और बहुत जल्द ही जो टॉप 10 देशों की लीग है इस सेक्टर में भारत इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक बात है। इस बार की थीम क्या थी, तो बायोटेक स्टार्टअप नवोन्मेष आत्मनिर्भर भारत की ओर, ये इसकी थीम थी। थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। देखिए पिछले 8 सालों में देश में लगभग 60 विभिन्न उद्योगों में स्टार्टअप की संख्या कुछ 100 थी जो वो बढ़कर अब 70,000 हो गई है, और इसमें से 5,000 से ज्यादा स्टार्टअप तो बायोटेक वाले सेक्टर में खुले हैं। मतलब इंडिया इस बारे में क्या है, एक अच्छा काम कर रहा है, ये बस मैं आपको समझाना चाहती थी। अब 3 चीजें हमें पता हो, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पता हो, इसी के अंदर में एक हमारा जो ये ब्राक आता है इसके बारे में पता हो, और एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन जो है सरकार चला रही है उस मिशन के बारे में पता हो, और एक कॉन्सेप्ट के बारे में पता हो, बायोफार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये समझेंगे। बायोथेरेपेटिक्स एक्चुअली क्या होते हैं ये समझना है। खैर देखिए, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है, ठीक है। कृषि, स्वास्थ्य सेवा, पशु विज्ञान, पर्यावरण, इंडस्ट्रीज में जो जैव प्रौद्योगिकी का विकास हो, उनकी एप्लीकेशंस हो, साथ में जैव प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देते हुए उसमें वृद्धि करना, ये इसका काम है।
इसके बाद देखिए जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान परिषद, ये क्या है, तो ये हमारी डीबीटी डिपार्टमेंट के तहत आती है और बेसिकली ये अनुसूची बी की धारा 8 के तहत क्या है, एक गैर लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, यानी कि नॉन प्रॉफिट है लेकिन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है सरकारी। ठीक बात, इसको ध्यान रखिएगा। अब एक मिशन है, देखिए राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन, ये हमें पता हो तो इस मिशन को देखिए जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसके अंदर में जो बराक है जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान सहायता परिषद है उसके द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम भारत की जो जनसंख्या है उनके स्वास्थ्य मानकों में सुधार लाने के लिए किफ़ायती उत्पादों को वितरित करने के लिए समर्पित है। हमारी जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं उनकी हेल्थ से रिलेटेड उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और किफ़ायती कीमतों पर किया जाए। ठीक बात, तो ये देश में देखिए नैदानिक परीक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, इसके अलावा जो टीके, चिकित्सा के उपकरण है, डायग्नोस्टिक है और बायोथेरेपेटिक्स है, ठीक है, इन सारे जो है क्षेत्रों को शामिल करता है। अब हमें पता होना चाहिए बायोथेरेपेटिक्स क्या होते हैं। ठीक बात, तो ये भी समझेंगे। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब चलते इसके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ कथन है, इन पर आपको विचार करना है। पहला है जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत स्थापित संस्था है। अभी हमने क्या पढ़ा, बिराक किया है, एक गैर लाभकारी सार्वजनिक उद्यम है जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और जो हमारा साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री के अंदर में काम करता है, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, ये तुमने पढ़ा ही है। दूसरा क्या कह रहा है, बायो जो थेरेपेटिक्स होते हैं वो देखिए राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। ये भी हमने अभी पढ़ा, मैंने तो हाईलाइट ही किया हुआ था। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी ये वाली स्टेटमेंट क्या है, ठीक दी हुई है। ठीक बात, फिर कह रहा है कि बायोथेरेपेटिक्स या फिर इनको जो बायोलॉजिकल ड्रग भी क्या कहते हैं, एक थेरेपी उत्पाद है। बायोथेरेपेटिक्स यानी कि बायो और थेरेपी दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, यानी कि कुछ ऐसे उपचार हैं, कुछ ऐसे थेरेपीज हैं जो बायो यानी कि जैव जो ये क्षेत्र है इसको अपने अंदर समाहित करके रखते हैं। जैसे ये थेरेपी उत्पाद है जो सक्रिय पदार्थ यानी कि जो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, एक्टिव पदार्थों को जैविक स्रोत से निकाला या फिर उत्पादित किया जाता है। मान लीजिए आप बहुत सारे ऐसे एंटीबॉडीज, ठीक है, आप कुछ विटामिन्स, कुछ हार्मोन्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उनका यूज़ थेरेपी के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, यही आपका बायोथेरेपेटिक्स कहलाता है। बहुत ही अच्छी और नवीन कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि यूपीएससी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज होती है, जो नए नए कीवर्ड होते हैं साइंस टेक में, उन पे बहुत फोकस करके क्वेश्चन पूछता है। ठीक बात, फिर कह रहा है जैव प्रौद्योगिकी का एक विशिष्ट अनुप्रयोग आनुवांशिक रूप से जो इंजीनियर्ड कोशिकाएं होती हैं और एंटीबॉडीज होती हैं उनसे जैविक उत्पादों की सामग्री को तैयार करना है। तो सही बात है ना, हम जो जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं उसमें क्या करते हैं, कहीं से कुछ चीज़ लेते हैं उसको कहीं और डालते हैं। स्टेम सेल थेरेपी में भी हम कुछ ऐसा ही करते हैं। तो सही बात है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले जो कुछ सेल हैं, हमारे जो एंटीबॉडीज़ है, जो एंटीबॉडीज अभी देखिए प्लाज्मा थेरेपी हमने देखी थी ना कि जो लोग कोविड से ठीक हो रहे थे उनके अंदर जो एंटीबॉडी जनरेट हो गया था उनके प्लाज्मा से वो निकाल कर किसी दूसरे में डाल दो जिसको प्लाज्मा थेरेपी के रूप में जानते थे। ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, यही तो बायोटेक के द्वारा हम करते हैं। तो इसका मतलब हमारी ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल ठीक है। अब पूछ रहा है कि कौन सा जो है सही है, केवल हमारा देखिए पहला गलत है, बाकी हमारा सेकंड हो, थर्ड हो या फिर फोर्थ हो, ये तीनों के तीनों क्या है, हमारे सही है। तो इसका मतलब 2, 3, 4 बी जो है हमारा आंसर आ जाएगा। सही बात, तो यहाँ तक चीज़ें समझ गए, कॉन्सेप्ट्स को समझा कीजिए, प्रश्नों को हल करना अपने आप में सरल हो जाएगा। और इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ आज का वीडियो। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ये डेली करंट अफेयर वीडियोज़ हैं, डेली आपको इसी तरह मिलते रहेंगे। और एक बार फिर से मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू सो मच। नमस्कार।